किसी भी जनादेश को अगर सही मायनों में समझना है तो हमें आंकड़ों के शोर से आगे जाना होगा और लोगों की धड़कन को सुनना होगा। ये विश्लेषण सिर्फ एक चुनाव का नतीजा नहीं है, बल्कि इस बात की एक पड़ताल है कि कैसे जमीनी हकीकत और डेटा का इस्तेमाल करके एक ऐसी शासन व्यवस्था बनाई जा सकती है जो सीधे तौर पर जनता के लिए, जनता के प्रति जवाबदेह हो। हमारी ये पड़ताल शुरू होती है हाटपिपीलिया से। इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हम अपनी बात को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम हाटपिपलिया की जमीनी हकीकत को समझेंगे, फिर 2023 के जनादेश की परतें खोलेंगे, इसके बाद वहां के चुनावी इतिहास और बदलते पैटर्न पर नजर डालेंगे, फिर हम जानेंगे कि लोगों के असल मुद्दे क्या हैं और आखिर में इन सब के आधार पर शासन के लिए एक ठोस रोड मैप पर बात करेंगे। किसी भी रणनीति की पहली और सबसे जरूरी शर्त होती है जमीन को समझना, और हाटपिपलिया की आत्मा उसके गांवों और खेतों में ही बसती है। भारत के दिल मध्य प्रदेश में बसा है हाटपिपलिया, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 172। ये सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की उम्मीदों और उनके संघर्षों का केंद्र है। और ये आंकड़ा देखिए, 93.5%। इसका मतलब ये है कि यहाँ की लगभग पूरी आबादी ग्रामीण है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये वो हकीकत है जो यहाँ की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज हर चीज की दिशा तय करती है। मतलब साफ है कि यहाँ सब कुछ खेती, मौसम और पानी के इर्द गिर्द ही घूमता है। लोगों की चिंताएं शहरी मुद्दों से कोसों दूर हैं। उनकी उम्मीदें और उनका डर सीधे तौर पर उनकी जमीन और उनकी आजीविका से जुड़े हुए हैं। तो चलिए अब 2023 के नतीजों की उस पहेली को सुलझाते हैं, एक ऐसा चुनाव जिसने कई पुरानी धारणाओं को तोड़कर रख दिया। साल 2023 में हाटपिपलिया ने रिकॉर्ड तोड़ मतदान देखा, 86.75%। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। जब इतने सारे लोग वोट देने के लिए बाहर आते हैं तो ये सिर्फ एक अधिकार का इस्तेमाल नहीं होता, ये बदलाव के लिए एक बहुत ही स्पष्ट और ऊंचा आह्वान होता है। लेकिन बदलाव के उस शक्तिशाली आह्वान का नतीजा क्या निकला? सिर्फ 4142 वोटों का फासला। इतने भारी मतदान के बावजूद जीत और हार के बीच का अंतर बहुत ही मामूली था। यही वो विरोधाभास है जिसे हमें गहराई से समझने की जरूरत है। कहानी इन आंकड़ों में और साफ हो जाती है। कुल 2,07,956 मतदाताओं में से लगभग 87% ने वोट डाला। बीजेपी को करीब 50% वोट मिले तो कांग्रेस को करीब 48%, यानी जीत का अंतर सिर्फ 2.3%। ये एक बटा हुआ जनादेश था। किसी भी ग्रामीण सीट की तरह यहां का सामाजिक ताना बाना ही राजनीति की धुरी है। लगभग 21% अनुसूचित जाति, 7% अनुसूचित जनजाति और बाकी 72% में अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य जातियां हैं। यहां राजनीतिक सफलता एक मजबूत और भरोसेमंद सामाजिक गठबंधन बनाने पर ही निर्भर करती है। किसी भी एक समूह को नजरअंदाज करने का मतलब है दौड़ से बाहर हो जाना। तो 2023 में वो निर्णायक मोड़ कहां आया? हमारा विश्लेषण बताता है कि यह ओबीसी वोटों में हुआ एक छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बदलाव था। ये इस बात का साफ संकेत है कि पारंपरिक निष्ठाएं अब पत्थर की लकीर नहीं रहीं। मतदाता अब पार्टियों के झंडे से ज्यादा अपने मुद्दों और उम्मीदवारों के काम को देख रहे हैं। इससे पता चलता है कि जीत कुछ प्रतिशत वोटों के स्विंग पर टिकी थी, जो किसी भी तरफ जा सकते थे। और यहीं पर हमें एक बुनियादी संवैधानिक मूल्य को याद रखना चाहिए। सार्वजनिक भाषण, खासकर राजनीति में, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है। इसका मकसद लोगों को सही जानकारी देना और उन्हें जोड़ना होना चाहिए, न कि उन्हें बांटना। जब समाज में मतभेद हों तो आपसी सम्मान और गरिमा बनाए रखना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इतने नजदीकी मुकाबले में जमीनी संगठन की ताकत ही फैसला करती है। एक तरफ बीजेपी की अनुशासित और मजबूत मशीनरी थी, जिसके पास एक ताकतवर बूथ कैडर और भरपूर संसाधन थे। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास बघेल परिवार की अनुभवी मौजूदगी तो थी, लेकिन उनका संगठन थका हुआ और संसाधनों की कमी से जूझ रहा था। ये लड़ाई सिर्फ विचारों की नहीं थी, ये जमीनी प्रबंधन की भी लड़ाई थी। एक चुनाव की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम इतिहास के पन्ने न पलटें। आइए हाटपिपलिया के पिछले 3 दशकों के चुनावी मिजाज को समझते हैं। 1993 से अगर देखें तो ये सीट कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक पेंडुलम की तरह झूलती रही है। यहां किसी भी पार्टी का एक छत्र राज नहीं रहा। जीत का अंतर भी देखिए, कभी बेहद कम रहा, जैसे 2008 में सिर्फ 220 वोट, तो कभी बहुत ज्यादा, जैसे 2018 में 13,000 से भी ऊपर।
इसका एक ही मतलब है, यहाँ के मतदाता किसी के बंधुआ नहीं है, वफादारी कमानी पड़ती है हर बार नए सिरे से। 3 चुनाव हमें खास सबक सिखाते हैं। 2008 में बीजेपी सिर्फ 220 वोटों से जीती, जो दिखाता है कि एक बिखरा हुआ विपक्ष खुद को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। 2018 में कांग्रेस ने एक राज्यव्यापी लहर और भारी मतदान के दम पर 13,519 वोटों के विशाल अंतर से जीत हासिल की, और 2023 रिकॉर्ड मतदान के बावजूद कांग्रेस की हार ये साफ करती है कि सरकार के खिलाफ जो गुस्सा था वो एक जगह इकट्ठा नहीं हुआ बल्कि बट गया। अभी तक हमने चुनावी गणित की बात की, लेकिन असली कहानी तो लोगों की रोजमर्रा की चिंताओं में छिपी है। आखिर वोट क्यों और किस लिए डाले जाते हैं? लोगों की सबसे बड़ी चिंताएं सीधे तौर पर उनकी जमीन और आजीविका से जुड़ी हैं। खेती और पानी, और उसके ठीक बाद बेरोजगारी, ये दोनों ही मुद्दे उच्च तीव्रता वाले हैं। इनके बाद सड़क, बिजली और महंगाई जैसे मुद्दे आते हैं। यानी ये संकट मूल रूप से ग्रामीण आजीविका का संकट है। जब हम कृषि संकट कहते हैं तो इसका जमीनी मतलब क्या है? इसका मतलब है बार बार बर्बाद होती फसलें और बढ़ता हुआ कर्ज का बोझ। इसका मतलब है पानी की किल्लत और वो सिंचाई परियोजनाएं जो कागजों पर तो बनी पर खेतों तक कभी नहीं पहुंची। जब हम बेरोजगारी कहते हैं तो इसका मतलब है स्थानीय नौकरियों की कमी के कारण नौजवानों का गांवों से शहरों की ओर पलायन। और इन सब के ऊपर रोजमर्रा की चीजों की बढ़ती कीमतें जो कमर तोड़ रही हैं। समस्याओं को समझना आधा काम है। अब हम एक व्यवहारिक, कार्रवाई योग्य योजना पर ध्यान देंगे, विश्वास को फिर से बनाने और एक नया मजबूत जनादेश हासिल करने के लिए एक 90 दिवसीय रणनीति। पहला चरण है संगठन को फिर से खड़ा करना और लोगों से सीधा संपर्क साधना। बूथ कमेटियों और गांव के कैडरों को दोबारा सक्रिय करना होगा। उम्मीदवार को एक कनेक्ट टूर शुरू करना चाहिए जिसका एक ही मकसद हो, बोलना नहीं, सिर्फ सुनना। गांव-गांव में शिकायत लोक अदालतें लगाएं, जहां लोग बिना किसी दफ्तर के चक्कर काटे सीधे अपनी बात रख सकें, और एक स्पष्ट कहानी तैयार करें जो आपके विजन और मौजूदा व्यवस्था के बीच के फर्क को साफ-साफ बताए। दूसरे चरण में रफ्तार बढ़ानी होगी। लोगों से मिली जानकारी के आधार पर सिर्फ हाट पिपलिया के लिए विशिष्ट सार्वजनिक वादे करें। स्थानीय अखबारों और रेडियो पर इन वादों का जोर शोर से प्रचार करें, और हर दिन छोटे छोटे समुदाय के साथ चाय पे चर्चा जैसे संवाद शुरू करें। जब हम लोगों की शिकायतें और जानकारी इकट्ठा करते हैं तो एक और नैतिक जिम्मेदारी सामने आती है। भारत के डेटा संरक्षण कानून के तहत लोगों से ली गई हर जानकारी को उनकी सहमति और पूरी सावधानी के साथ संभालना चाहिए। इसका मकसद सेवा करना है, शोषण करना नहीं। यह भरोसे का एक नाजुक रिश्ता है। आखिरी महीने में पूरी ताकत जमीन पर लगानी होगी। घर घर जाकर हर एक परिवार तक पहुंचने का अभियान चलाएं। कैडर में नया जोश भरने के लिए राज्य स्तर के बड़े नेताओं के दौरे आयोजित करें। अपने हर एक संभावित समर्थक को वोट डालने के दिन बूथ तक पहुंचाने की व्यवस्था करें, और चुनाव के दिन किसी भी चुनौती से निपटने के लिए एक 24/7 कमांड सेंटर चलाएं। लेकिन ये समझना सबसे जरूरी है कि चुनाव अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये तो केवल शुरुआत है। ये जनता से मिला एक लाइसेंस है जो आपको वादों को जमीनी परियोजनाओं में और राजनीति को असल शासन में बदलने का अधिकार देता है। असली काम जीत के बाद शुरू होता है। रास्ता यकीनन मुश्किल है, लेकिन हाट पिपलिया के लोगों ने यह साफ कर दिया है कि उनकी वफादारी सशर्त है। ये उसे ही दी जाती है जो सुनता है, समझता है और सेवा करता है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with Blueprint Strategies AI at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.